स्लाइड नंबर 4, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एफ। हेल्महोल्ट्ज को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। हेल्महोल्ट्ज को फ्री एनर्जी भी कहा जाता है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को, इसलिए एफ फ्री एनर्जी के लिए भी यूज होता है। और कुछ टेक्स्ट में हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, अब ये फंक्शन है यू माइनस टी एस, टेकिंग डेरिवेटिव डी एफ। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे डी एफ डी यू माइनस डी टी एस। डी यू फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक टी डी एस माइनस पी डी पी। अच्छा, जो सेकंड टर्म है ये इसी तरह बाई पार्ट्स इसके डेरिवेटिव, यानी कि टी एज इट इज, एस का डेरिवेटिव, फिर एस एज इट इज और टी का डेरिवेटिव। अब ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी आपस में और फिर हमारे पास ये दो टर्म्स बच जाएंगी। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का, इक्वेशन 10। अब हम देख रहे हैं कि इसके नेचुरल वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। एफ के नेचुरल वेरिएबल्स वी एंड टी हैं, यानी वी की चेंजिंग और टी की चेंजिंग से फंक्शन के अंदर चेंजिंग्स होती हैं। तो लिहाजा ये हेल्महोल्ट्ज फंक्शन डिपेंड करता है वी और टी के ऊपर। नाउ फॉर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस हमने प्रीवियस डायग्राम में डिस्कस भी किया था। ये जो आइसोथर्म होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि चेंज ऑफ टेम्परेचर जीरो यानी टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो फिर डी एफ इज इक्वल टू माइनस पी डी पी। और आपको पहले से पता है कि पी डी वी क्या है, वर्क डन है। तो अब चेंज ऑफ फंक्शन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन इसकी करेंगे v1 से v2 तक, क्योंकि वॉल्यूम के हिसाब से इंटीग्रेशन होगी। तो अब ये चेंज ऑफ हेल्महोल्ट्ज फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हम चेंजिंग यूज करेंगे, ये डेल यूज करेंगे। डेल का मतलब यही है कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो ये माइनस एंड ये शो कर रहा है कि वर्क डन ऑन सराउंडिंग्स बाय द सिस्टम। और ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस हो और रिवर्सिबल प्रोसेस हो, तो उसके लिए ये रिलेशन आ जाएगा कि ये नहीं, हमें इतना वर्क डन मिलेगा सिस्टम से। अगर ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस ना होता, यानी कि इरिवर्सिबल होता, तो फिर यहाँ पर ग्रेटर देन ये साइन आता, यानी कि ये वर्क थोड़ा कम होता, कुछ एनर्जी डिसिपेट होती, यानी कि एग्जैक्ट इसका जो डिफरेंस है इसके बराबर ना होता, यानी कि लेस देन या इक्वल टू होता। लेकिन एग्जैक्टली इक्वल तब होगा जब ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। अब हेल्महोल्ट्ज इसको फ्री एनर्जी भी कहते हैं, यानी कि हमारे पास पी वी डायग्राम में लेट्स को दो स्टेट हम कंसिडर कर लेते हैं। फंक्शन इस वक्त स्टेट 1 पे इनिशियल स्टेट और स्टेट 2 पे फाइनल स्टेट। तो ये जो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है यहाँ पर जो डिफाइन करेंगे, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर लेट्स सपोज f1 है u1 t1 s1, इसकी ये वैल्यू होगी। और यहाँ पर अगर फाइनल है f2 u2 t2 s2 बनेगा। तो इन दो का जो डिफरेंस होगा, यानी कि हेल्महोल्ट्ज फंक्शन डिक्रीज होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जब फंक्शन जा रहा है और वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है और वर्क डन हो रहा है बाय द सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, ये हेल्महोल्ट्ज जो फंक्शन होगा, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन ये डिक्रीज होगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जो इसकी वैल्यू कम होगी इतना ही आपको वर्क डन मिलेगा। इस तरह नहीं कि जहाँ पर u1 और जहाँ पर u2 है, u2 माइनस u1 का जो डिफरेंस होगा वो एनर्जी आपको वर्क में मिलेगी, बल्कि ये होगा कि u1 माइनस t1 s1 और फिर u2 माइनस t2 s2, इन दो का जो डिफरेंस होगा ये आपको वर्क मिलेगा अगर सिस्टम आइसोथर्म के ऊपर, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाता है, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जाता है, और वो रिवर्सिबल प्रोसेस। Now, from equation 10, it is clear that at constant v and t, df is equal to 0. यानी कि अब हम अगर कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट करें तो फिर हमारे पास हेल्महोल्ट्ज
फ्री एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, चेंज ऑफ हेल्महोल्ट्ज फंक्शन 0 आ जाएगा, जो F इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इक्वेशन 10 से हम P और S के रिलेशन लिख सकेंगे, जैसे कि हम पहले लिखते रहे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 10 एट कांस्टेंट T, P कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, ये टर्म 0 हो चुकी है। P इज इक्वल टू ये निकली F डिवाइडेड बाय करली V एट कांस्टेंट T, और ये माइनस दूसरी तरफ आ जाएगा। एंड एट कांस्टेंट V S कैन बी रिटन एज, V को कांस्टेंट करेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो S इज इक्वल टू करली F डिवाइडेड बाय करली T एट V, और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा।